हेलो स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। देखें, जिस विषय वस्तु को लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन के जरिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीजीटी से संबंधित शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। और इस अधिसूचना के संदर्भ में जो मेरा विषय वस्तु है, मैं जो पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराया गया विभिन्न विषयों से संबंधित, उसमें से भूगोल अर्थात जियोग्राफी से संबंधित पाठ्यक्रम पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो इस पूरे पाठ्यक्रम को जो कमीशन के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है, कहने का मतलब जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है आपके लिए, उसको मैं ऑर्गेनाइज वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और प्रत्येक पहलू को, यानी पाठ्यक्रम का जितना भी पहलू है, जो भी पहलू हो, उसको आपकी भाषा में कहें तो खोलकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और कहा जाता है कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है, जो सफलता का द्वार आपका खोल देता है, आपकी सफलता के लिए राह दिखाता है, वो है कि यदि संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा या संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में जो कमीशन के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, उसको यदि आप विधिवत समझ लेते हैं। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको यदि आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ये समझें कि जो तैयारी का स्वरूप है 100%, उसमें से 20% आप कवर कर लेते हो। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम को आप विधिवत नहीं समझ पाते हो, सिलेबस को नहीं समझ पाते हो, तो तैयारी आपकी विवर्तित होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इधर उधर होती है। और मेरा आपको एक सजेशन है, आपको सुझाव है कि परीक्षा कोई भी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करें। नहीं तो पता चलता है कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और लाखों बच्चे उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं परीक्षा में, और परिस्थिति ये आ जाती है कि वो भीड़ में शामिल होकर रह जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जब आप मुझसे जुड़ रहे हो तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप भीड़ में मत शामिल हो, दीर्घकालिक परिश्रम करें, सामान्य रूप से परिश्रम करें और भीड़ से अलग एक चयनित कैंडिडेट के रूप में, चयनित प्रतियोगी के रूप में सामने आए, अर्थात आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जरूरी है कि सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को समझना है। और यहाँ आज का मेरा उद्देश्य है कि भूगोल से संबंधित जो पाठ्यक्रम कमीशन के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया, आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसके प्रत्येक पहलू को आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप कहीं भी हों, किसी भी स्वरूप में हो, कहीं भी आप कार्य कर रहे हों या आप तैयारी कर रहे हैं, आपको आसानी हो जाए। और जब पाठ्यक्रम को आप आसानी से समझ जाएंगे तो बाकी का जो रास्ता है अपने आप तय हो जाएगा। तो आए हम देखते हैं भूगोल के पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, और विधिवत बात होगी। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि जो सिलेबस आपको प्रस्तुत किया गया उसको रीऑर्गेनाइज हमने किया, सिस्टमेटिक किया। कहने का मतलब उसको सुव्यवस्थित किया और सुव्यवस्थित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब भूगोल की हम बात करते हैं तो भूगोल के स्वरूप को देखते हैं। तो जब भी आप भूगोल को सामान्य रूप से पढ़ने की कोशिश करते हो, तो एक तो सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ते हैं और फिर स्पेसिफिक विषय के रूप में। तो भूगोल के दो पहलू दिखाई देते हैं मौलिक रूप से, एक भौतिक पहलू, दूसरा मानवीय पहलू। तो भौतिक पहलू, मानवीय पहलुओं में सिलेबस बटा हुआ है। इसके बाद इसका एक समन्वित स्वरूप दिखाई देता है, एक प्रादेशिक स्वरूप दिखाई देता है। तो इसमें प्रादेशिक स्वरूप भी दिखाई देगा। एक समन्वित स्वरूप में क्या दिखेगा? विश्व का भूगोल। इसके बाद प्रादेशिक, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। समन्वित तो जो भौतिक भूगोल हम पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन प्रादेशिक स्वरूप क्या दिखाया जाए, प्रस्तुत किया गया विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल, झारखंड का भूगोल। तो इन सभी विषय वस्तु पर जो भी टॉपिक आपके पास प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको कमीशन के द्वारा दिया गया है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखें, सबसे पहले हम आते हैं कि जो सिलेबस है हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 खंडों में विभाजित किया गया है। कितना?
कमीशन ने जो भूगोल का सिलेबस दिया उसको 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। कितने में? 6 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जब हम भाग देखते हैं तो क्या हमें दिखाई दे रहा है? प्राकृतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा मानव और आर्थिक भूगोल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये समन्वित पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है। फिर इसके बाद प्रादेशिक भूगोल की बातें हो गई, तो भारत का भूगोल, झारखंड का भूगोल, विश्व का भूगोल, और इसके बाद भौगोलिक विश्लेषण की तकनीकी, टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस। तो इसके अंतर्गत सामान्यतः ये देखा जाता है, इस भाग को हम सामान्य रूप से किस रूप में देखते हैं? मानचित्र कला विज्ञान के रूप में, कार्टोग्राफी के रूप में। और जितने भी सेक्शंस हैं इनको फिर हम डिटेल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल में JSSC ने क्या हमें प्रोवाइड कराया, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या प्रोवाइड कराया है। तो देखिए सबसे पहले प्राकृतिक भूगोल। तो जब प्राकृतिक भूगोल को देखते हैं अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, अगर प्राकृतिक भूगोल का हिंदी करें तो नेचुरल ज्योग्राफी आएगा, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी में हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल। तो इसमें हमारे पास जो सेक्शन दिखाया गया कमीशन के द्वारा वो 6 सेक्शन है, 5 सेक्शन है। भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ क्या होगा? जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन वहाँ लिखा गया भू आकृति, तो वहीं से कोड किया गया अर्थात इस क्या होगा? भू आकृति विज्ञान। इसके बाद जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, मृदा तथा वनस्पति। वास्तव में ये बायोज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन यहाँ अलग कर दिया, मृदा और वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र को अलग किया। इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ना होगा। इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर क्या होता है? बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी से अर्थात जैव भूगोल से संबंधित ये टॉपिक हैं, मृदा और वनस्पति। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र 5वें नंबर पर ले लिया, तो मृदा और वनस्पति 3रे नंबर पर, 4थे नंबर पर समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी, और 5वें नंबर पर पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हमें ये देखना है कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा एवं वनस्पति, इसके बाद समुद्र विज्ञान या पारिस्थितिकी जो तंत्र दिया गया है, इसके अंदर की सब टॉपिक क्या है, किन किन टॉपिक्स को हमें लेना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन के अनुसार जो डायरेक्शन दिया गया उसके अनुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भू आकृति विज्ञान पर। तो जब भू आकृति विज्ञान पर हम आते हैं तो हमारे पास जो मौलिक सेक्शन है, जिसमें मैंने कहा कि इसको रीऑर्गेनाइज हमने कराया कि किस स्वरूप में हमें पढ़ना है। पृथ्वी के पटल का उद्गम एवं विकास, कहने का तात्पर्य ये हुआ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, इंग्लिश में भी बोलते हैं लेकिन सिलेबस हमारे पास हिंदी में ही है, तो हिंदी वाला पोर्शन आपको प्रस्तुत किया गया है। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के पटल का उद्गम एवं विकास। इसके बाद पृथ्वी का संचलन या भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। इसके अंतर्गत अर्थ मूवमेंट के सारे स्वरूप को लेंगे। तो अर्थ मूवमेंट से मतलब रोटेटरी या रिवोल्यूशनरी मोशन से नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें, घूर्णन गति या परिक्रमण गति से नहीं, बल्कि प्लेटों के मूवमेंट से है, जिससे संबंधित अनेक तथ्य हमारे सामने आएंगे। भ्रंश बनेंगे, वलन बनेंगे, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, सारा कुछ। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तन की बात की जाएगी। इसके बाद ज्वालामुखी यानी वल्केनो। इसके बाद शैल बोले तो द रॉक। इसके बाद है अपर्दन चक्र, और अपर्दन चक्र में इन्होंने क्या किया? डेविस को ही लिया, लेकिन हम जब करवाएंगे आपके साथ आएंगे तो डेविस के साथ पेंक को भी लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इधर उधर से भी आ जाते हैं। इसके बाद भू आकृति यानी लैंडस्केप या स्थलाकृतियां, जिसमें नदीकृत स्थलाकृति, शुष्क क्षेत्र की स्थलाकृति यानी पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, काश स्थलाकृति। इसके बाद नवनोमेश यानी पुनर्योनिमित स्थला और बहुचक्रीय भू आकृतियां, कहने का मतलब रीजनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप आएंगे। तो इन पर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। फिर से एक बार बात कर दें, अगर इंग्लिश में आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पहली टॉपिक क्या हो जाएगी? एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसके बाद अर्थ मूवमेंट, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, देन वोल्केनो, रॉक्स, इरोजन साइकिल, जिसमें हमको डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ डेविस को लेना है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी और लैंडस्केप, जिसमें क्या होगा? रिवर टोपोग्राफी, एरिड रीजन टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी एंड पुनर्योनित स्थलाकृति, रीजनेटेड टोपोग्राफी एंड मल्टी स्टेप या मल्टी साइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक टोपोग्राफी। तो पहला क्या हो गया? भूपटल का उद्भव विकास, दूसरे पर पृथ्वी भू संचलन,
प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, शैल, अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र में फिर मैं बता रहा हूँ सिर्फ डेविस को पढ़ना है। फिर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ, नदीकृत स्थलाकृति। सिलेबस में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो यहाँ हो गया नदीकृत स्थलाकृति, शुष्क क्षेत्र स्थलाकृति, काष्ठ भू आकृति, पुनर्नियमित स्थलाकृति और बहुचक्रीय भू आकृति। तो ये जो है जियोमार्फोलॉजी के अंतर्गत ये पार्ट हमें करने हैं। जियोमार्फोलॉजी के अंतर्गत क्लास में कैसे चर्चा होगी, क्लास के लास्ट में हम बात करेंगे। इस जो अभी हम प्रोग्राम ले रहे हैं इसके अंतिम चरण में हम क्लास की सिचुएशन को बताएंगे कि हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा उसका आधार क्या होगा, किस तरह से हम चलेंगे। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को देख रहे हैं। तो सिलेबस हमने यहाँ 7 सेक्शन में बांटा और 7वें सेक्शन में ABCD कर दिया। क्लियर? तो इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्या इन्होंने दिया, कमीशन ने क्या प्रोवाइड किया, वायुमंडल, इसकी संरचना और संयोजन, मीन्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। क्लियर? इसके बाद वायु संगतियां। वायु संगतियां को हम क्या बोलेंगे, एयर मास। क्या बोल देंगे, एयर मास। और यहां पर आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सीमाग्र, सीमाग्र को बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलेंगे, फ्रंट। तो फ्रंट पढ़ना है। इसके बाद साइक्लोन, क्या पढ़ लेंगे, चक्रवात या साइक्लोन। देन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत कोपेन एंड थानथवेट को पढ़ना है। और इसको देखकर बच्चे काफ़ी दिग्भ्रमित होते हैं, काफ़ी आपको संशय रहता है, काफ़ी संवेदनशील होते हैं कि कोपेन एंड थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण आपको याद नहीं होता। लेकिन मेरे साथ जो आपके सामने जो प्रोग्राम प्रस्तुत करूंगा, अगर आधा घंटा अपने आप को कंसंट्रेट कर लोगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा आपको क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जो स्कीम है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की, वो कभी नहीं भूलेगी, बशर्ते जब क्लास के अंतर्गत जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो कम से कम आधा घंटा आप क्या करें, अपने आप को कंसंट्रेट करो। आधा घंटा में दोनों को निपटा देंगे। और ये गारंटी के साथ कि जितना मैं करवाऊंगा उतना कर लेते हो तो कमीशन, कोई भी कमीशन हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब कर नहीं सकते हो गलत, यानी कभी भी आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते हो, बशर्ते आप ह्यूमनिस्टिक एरर न करें। इसके बाद है भूजल और जल वैज्ञानिक चक्र, हाइड्रोलॉजी एंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसके अंतर्गत हमें बात करना है। तो पहला जलवायु विज्ञान में क्या आ गया, वायुमंडल, इसकी संरचना और संगठन, संयोजन, मीन्स एटमॉस्फेयर, इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सेकेंड क्या है, वायु संगतियां, एयर मास। थर्ड है सीमांत अर्थात फ्रंट। इसके बाद क्या है, चक्रवात, साइक्लोन। इसके साथ साथ क्या है, जलवायु वर्गीकरण, जिसमें कोपेन और थानथवेट पर हम चर्चा करेंगे। फिर भूजल और जल वैज्ञानिक चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यहाँ पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देखो जो पार्ट 6 दे दिया गया है ये विखंडित है, गैप है, लेकिन इसमें कुछ संकल्पनात्मक तथ्य को लेना पड़ेगा। अगर संकल्पनात्मक तथ्यों पर हम चर्चा किए सिर्फ इन पार्ट्स को करवा देंगे तो आपके साथ ये बेईमानी होगी, क्योंकि आपके साथ क्या होगा, कॉन्सेप्ट का लैक हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। संकल्पना समझ में नहीं आएगी तो रट कर क्या करोगे, भूल जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं क्या करवाऊंगा अलग से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कॉजेस, डिस्ट्रीब्यूशन सब करवाएंगे। इसके साथ साथ फिर वायु दाब, एयर प्रेशर पर जब चर्चा कर लेंगे तब इन टॉपिक्स को हम लेने की कोशिश करेंगे। तो जब मौलिक रूप से इसको लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ बताएंगे जो सिलेबस है उसमें जहाँ संकल्पनात्मक आधार नहीं दिया गया, पहले संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट करवाएंगे, वो भी व्यवहारिक आधार पर, तब फैक्ट्स के ऊपर हम आएंगे। क्लियर? तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो है मृदा और वनस्पति, सॉइल्स एंड वेजिटेशंस। क्योंकि ये बायोज्योग्राफी का पार्ट है लेकिन कमीशन ने इसको अलग कर दिया। तो सबसे पहले मृदा, यहाँ ध्यान रखेंगे, मुद्रा नहीं मृदा, मृदा की उत्पत्ति। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया उसमें ही मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण, उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण, मीन्स ओरिजिन ऑफ सॉइल, जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। इंग्लिश में चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो सॉइल के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस, मृदा जनन। तो मृदा जनन, वर्गीकरण और वितरण। क्लियर? इसके बाद है सवाना और मानसूनी
सवाना एवं मानसून वन, क्या लिया गया? सवाना एवं मानसून वन जीवोम के पारिस्थितिकी पहलू। तो बायोम्स हैं, जीवोम, 7-8 जीवोम है, जिसमें से 2 दिया गया। कौन कौन से जीवोम हैं? इक्वेटोरियल जीवोम, बायोम कहने का मतलब भूमध्य रेखीय बायोम, मानसून बायोम, समाना बायोम, डेजर्ट बायोम, भूमध्य सागरी बायोम, फिर मध्य अक्षांशीय बायोम, टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, इसके बाद मैरीन बायोम। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है? बायोम 2, समाना और मानसून वन। खूब व्यवहारिक तरीके से आपको करवाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से, ठीक। इसके बाद, इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर हम आते हैं, तो समुद्र विज्ञान। तो ओशनोग्राफी, इसमें अध्ययन हम किसकी करेंगे? पूरे ओशनिक फीचर का। तो ओशनिक फीचर बोले तो समुद्री प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया गया। क्या कराया गया? पहले टॉपिक में महासागरीय तल के उच्चावच, रिलीफ ऑफ ओशन बेड या ओशन फ्लोर, रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर या ओशन बेड, ध्यान रखें। इसके बाद भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच, कहने का मतलब रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन फ्लोर, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हिंद महासागर है उसके तली के उच्चावच का अध्ययन करा जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत तो हम क्या करेंगे? चारों महासागरों को बताएंगे। उसके अंतर्गत यह भी आ जाएगा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, उस पर भी चर्चा होगी। और कुछ करंट पहलू भी लिए जाएंगे, क्या परिवर्तनशीलता हो रही है, क्लियर, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि भूगोल अपने आप में एक जीवित विज्ञान है। क्या है? लिविंग साइंस है। कैसे? कक्षा कार्यक्रम के दौरान आपको बताया जाएगा। इसके बाद लवणता, सैलिनिटी ऑफ द ओशन, लवणता बोलें तो सैलिनिटी। इसके बाद धाराएं और ज्वार, करेंट एंड टाइड्स। इसके बाद ओशनिक डिपोजिट, समुद्री निक्षेप। और लास्ट में मूंगा की चट्टाने, प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति। वहाँ दिया है मूंगा की चट्टाने, लेकिन इसमें हम क्या कराएंगे? समान रूप से क्या बोलते हैं? प्रवाल तथा प्रवाल भित्ति, कोरल एंड कोरल रीफ। अगर इसकी बात करते हैं तो सैलिनिटी, करेंट एंड टाइड्स, ओशनिक डिपोजिट्स एंड द रॉक्स ऑफ कोरल। रॉक्स ऑफ कोरल में बेसिकली हम प्रवाल और प्रवाल भित्तियों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो इन पर भी खूब विधिवत चर्चा होगी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या दिया गया? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र पर मनुष्य का प्रभाव, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम या इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन इकोसिस्टम। इसके बाद विश्व की पारिस्थितिकी का असंतुलन डिसबैलेंस ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम। और लास्ट में आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन पर भी खूब चर्चा होगी। पहली टॉपिक क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। सेकेंड है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। देन इसके बाद विश्व की पारिस्थितिकी का असंतुलन, वर्ल्ड इकोसिस्टम डिसबैलेंस। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो यहाँ पर 4 टॉपिक आपके पास है, इन पर भी विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा कार्यक्रम के दौरान। इसके बाद मानव और आर्थिक भूगोल, सेकेंड पोर्शन आ गया। अभी तक हमने भौतिक पहलू पर बात की, जब कक्षा कार्यक्रम को हम लेंगे तो वहाँ पर भूगोल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसमें भौतिक पहलू, मानवीय पहलुओं को पहले समझाने के बाद ही जो प्रोवाइड विषय वस्तु उस पर हम आएंगे, क्लियर। इसके बाद देखें मानव और आर्थिक भूगोल। तो मानव आर्थिक भूगोल में भी 5 सेक्शन है। पहला हमारे पास क्या है? चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको समान रूप से आप क्या बोलते हो? विचारधारा। इसके बाद मानव भूगोल के कुछ पहलू आएंगे, जिसमें जनजाति वगैरह की बात होगी। इसके बाद बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो इन 5 सेक्शन को फिर से हम अलग अलग करके देखते हैं कि किसमें क्या टॉपिक कमीशन ने हमें प्रोवाइड कराया है, किसका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौगोलिक चिंतन का विकास, जो डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ये टॉपिक अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, जिससे भूगोल के स्टूडेंट बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके सामने मैं आऊँगा, देखना कितना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। वास्तव में भूगोल के साथ साथ पूरी विश्व व्यवस्था की जो संकल्पनात्मक विकास है, जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोब, वो आपको दिखाई देगा कि लोग
क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों अलग अलग लोग भागते हैं, क्या उसके पीछे मौलिक कारण है, तो भौगोलिक चिंतन ही हमें बताएगा। और हर चिंतन की जननी है। जितना भी विश्व में चिंतन या चिंतक लोग हैं, जो थॉट और थिंकर है, उनका आधार ही भूगोल है। तो भौगोलिक चिंतन के बगैर हम किसी दूसरी विचारधारा की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। भले आप राजनीतिक शास्त्र की परिकल्पना देखो, समाज शास्त्र की संकल्पना देखो, सब कुछ, यहाँ तक कि भूगोल का स्वरूप ही क्या है कि विश्व में सबसे जो हाईली एडवांस विषय है अर्थात साइंस, उसके संदर्भ में क्या कहा जाता है, भूगोल से जब तुलना की जाती है, कहा जाता है ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। तो अगर थॉट की बात करते हैं तो थॉट सभी प्रकार के, भौगोलिक थॉट सभी प्रकार के थॉट की जननी है। और हम इसको क्या करेंगे, कक्षा कार्यक्रम के दौरान आपको बताएंगे भी। और यहाँ पर एक तथ्य और आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कक्षा कार्यक्रम के दौरान, वो क्या होगा कि आपको भूगोल पढ़ने पर अपने आप पर गर्व भी होगा। चलो परीक्षा तो हम क्या करेंगे, पास करेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि जितना मैं कराऊं उसका 65% भी यदि आप कर लेते हो तो कोई भूगोल से कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हो। लेकिन जब हम भौगोलिक विचारधारा, भौतिक भूगोल के साथ साथ भौगोलिक विचारधारा का समन्वितीकरण करेंगे तो आपको अपने आप पर गर्व होने लगेगा कि मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं और भूगोल का टीचर बनने जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्या हमें देखना है, भौगोलिक तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश ज्योग्राफर्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूरोपीय भौगोलिक विचारधारा और उसके साथ साथ ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा का विधिवत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा तो होगी, जर्मन होगा और फ्रांसीसी होगी। एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और जितने भी उनके तथ्य हैं सब आपको मैं कक्षा कार्यक्रम के दौरान रटवा दूंगा, आपकी भाषा में रटवा दूंगा। कि रटवाने का तो खैर सामान्य सी बात है, याद करवा दूंगा कि जिंदगी में कभी न भूलो। इसके बाद है नियतिवाद तथा संभावनावाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अर्थात डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भूगोल में मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियां, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियर रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो ये छोटी सी टॉपिक है। भौगोलिक विचारधारा की अगर बात करो तो 10% भी आपके पास नहीं है, तो बड़ी खुशी की बात है कि सिलेबस आपका काफ़ी छोटा है भौगोलिक विचारधारा के संदर्भ में देखा जाए, और प्रश्न भी इसी से होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसे मैंने कहा कि रेसेज और ट्राइब्स की बात होगी, तो पहली टॉपिक आपके पास क्या आ रही है, मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव। कहने का मतलब इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन रेसेज, इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन रेसेज, जिसमें हम ह्यूमन विकास की खूब अच्छी तरह से बात करेंगे कि कैसे होमोसेपियंस आया और होमोसेपियंस कैसे अपने आप को विभाजित करने की कोशिश किया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी आधार पर सारा विभाजन हुआ या डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। कोई काकेसाइड बना, कोई मंगोलाइड, कोई निग्रोइड, कोई ऑस्ट्रेलॉइड बना। तो कैसे बना और किस किस रूप में बना, तो उस पर व्यवहारिक तथ्यों पर भी हम खूब चर्चा करेंगे। इसके बाद है मानव का सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन है विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, वर्ड्स मेजर कल्चरल रिलेम्स या मेजर कल्चरल रिलेम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन, अतीत और वर्तमान, मीन्स इंटरनेशनल माइग्रेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या लिखेंगे अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट। देन इसके बाद विश्व की जनसंख्या का वितरण एंड वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपको पता भी होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन आज हम पूरे विश्व में कितने हो चुके हैं, मानव प्रजाति 8 अरब से ज़्यादा, और भारत तो विश्व में नंबर 1 हो गया। आज हम लोग 1 अरब 42 करोड़ हो चुके हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी, वृद्धि और वितरण पर। फिर इसके बाद है जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसांख्यिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें मॉडल कराएंगे नोटेस्थिन थॉम्सन का। इसके बाद विश्व जनसंख्या की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये जो हैं 7 टॉपिक हमारे प्योर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आ गए, तो इन पर खूब विधिवत इन पर भी चर्चा होगी।
इसके बाद बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें जो पहली टॉपिक हमें दी गई, ग्रामीण और ग्रामीण बस्तियों की संकल्पना, ग्रामीण एवं ग्रामीण बस्तियों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एंड रूरल सेटलमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एंड रूरल सेटलमेंट, या ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट नगरीय है, ध्यान रखें, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ध्यान रखें, नगरीकरण का उद्भव, एवोल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें अनेक मॉडल आएंगे, ममफोर्ड, टेलर वगैरह को लेंगे। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसके बाद नगरीय वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन, एक तरह से कहा जाए नगरों का वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, अमलैंड, अर्बन इन्फ्लुएंस रीजन, इसको अमलैंड कहा जाता है। इसके बाद ग्रामीण नगरीय सीमांत, रूरल एंड अर्बन फ्रिंज। इसके बाद है नगरों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन, जिसमें कई मॉडल्स आएंगे बर्गेस से लेकर होमर हाइट तक। इसके बाद विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो 8 टॉपिक ये हो गए, इनको आराम से हम लोग करेंगे कक्षा कार्यक्रम के दौरान पूरी अच्छी तरह से। इसके बाद हम आगे राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो जीवन की इसकी सत्यता है, हर जगह राजनीति होती है, व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक भी होती है, सामाजिक होती है, सांस्कृतिक होती है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, इस पर भी खूब चर्चा होगी। लेकिन इसमें जो टॉपिक हमें प्रोवाइड कराया कमीशन ने, राष्ट्र एवं राज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, सीमांत, सीमाएं एवं बफर, यहाँ ध्यान रखेंगे, सीमांत, सीमाएं एवं बफर क्षेत्र, फ्रंटियर, बाउंड्री एंड बफर रीजन, क्लियर, जीवंत उदाहरण दिए जाएंगे। इसके बाद केंद्र स्थल एंड उपांत स्थल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एंड रिमलैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एंड रिमलैंड की बात की जाएगी, जिसमें हेल्फोर्ड, जॉन मैकिंडर और स्पाइक मैन की संकल्पनाओं पर जीवंत चर्चा की जाएगी। इसके बाद है संघवाद, फेडरलिज्म। तो इसमें 4 टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। कौन कौन से 4 टॉपिक आ गए, राष्ट्र राज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, सीमांत, सीमाएं एवं बफर क्षेत्र, फ्रंटियर, बाउंड्रीज एंड बफर जोन, देन केंद्र स्थल एंड उपांत स्थल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एंड रिमलैंड, एंड लास्ट में संघवाद अर्थात फेडरलिज्म पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मानव का क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत दिया गया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रमुख है, इसके बाद चतुर्थक और पंचक आर्थिक क्रिया, सब पर चर्चा होगी। इसके बाद अब यहाँ पर जो टॉपिक प्रोवाइड किया गया, सबसे पहले टॉपिक हमारे पास क्या आया, विश्व का आर्थिक विकास एवं मापन, विश्व का आर्थिक विकास, मापन एवं समस्याएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड और ग्लोब, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, ध्यान रखेंगे। संसाधन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, फिर विश्व संसाधन, उनका वितरण और विश्व समस्याएं, क्या दिया गया, वर्ल्ड रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। इसके बाद विश्व ऊर्जा संकट, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, अभिवृद्धि की सीमाएं, ग्रोथ, लिमिट ऑफ ग्रोथ, विश्व कृषि प्रारूप विज्ञान, टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, देन विश्व के कृषि क्षेत्र, रीजन ऑफ द एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, जिसमें विटलसी साहब के साथ साथ अन्य विद्वानों की भी बात करेंगे। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी, जिसमें वानथुनेन साहब की बात होगी। उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी, जिसमें बेसिकली हम बात किसकी करेंगे, वेबर की। और वेबर तो अपने झारखंड के साक्षी में क्या है, प्रतिभूत हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है। साक्षी बोले तो जमशेदपुर। वेबर के सिद्धांत के अनुसार ही JRD टाटा ने तत्कालीन साक्षी में टिस्को की स्थापना की। कब की, 1907 में। बातें खूब होंगी आपसे। इसके बाद विश्व के औद्योगिक नमूने एवं समस्याएं, यहाँ एक औद्योगिक नमूने यानी वर्ल्ड इंडस्ट्रियल सैंपल एंड प्रॉब्लम,
इसके बाद विश्व व्यापार सिद्धांत एवं उनके प्रमुख मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड थियरी एंड देयर मेजर रूट्स, तो इन पर हम चर्चा करेंगे, खूब विधिवत चर्चा करेंगे आपसे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारत का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आए तो भारत, झारखंड और विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, देखिए प्राकृतिक पहलू यानी फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, मानवीय पहलू पढ़ना है, साधन अर्थात रिसोर्सेज, कृषि एग्रीकल्चर पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, परिवहन एवं व्यापार पढ़ना है, बस्ती, क्षेत्रीय विकास योजना, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, सेटलमेंट एंड द रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब एक एक करके हम देखते हैं, एक एक देखा जाएगा किसमें कौन कौन से पार्ट्स कमीशन ने प्रोवाइड कराया। तो सबसे पहले प्राकृतिक पहलू में जब हम जाते हैं तो प्राकृतिक पहलू में फिजिकल एस्पेक्ट में क्या है, भूवैज्ञानिक इतिहास, मीन्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको कराएंगे। इससे पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी तो कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक आपके पास आएगी जिसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ करवाएंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिसमें एग्जाम कोई भी हो सिलेबस में हो ना हो लेकिन क्वेश्चन एक जरूर 1 से 2 आते हैं। तो व्यवहारिक रूप से जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अर्थ भी कराया जाएगा और यहाँ पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया भी कराया जाएगा, यानी भूवैज्ञानिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद भू प्राकृतिक विज्ञान में एक तरह से फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल सिटिंग आएगी, हिमालय से लेकर महान मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप तथा द्वीप समूह के संदर्भ में जो संभव सूचना होगी आपके पास दी जाएगी, निर्माण, विकास और उसके वर्तमान की प्रवृत्तियां। इसके बाद अपवाद तंत्र बोले तो ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा का सारा पोर्शन थ्रू मैप आपके सामने लेकर आऊंगा, एक एक पॉइंट। वैसे तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत से पहलू भी मैप के साथ लेकर हम आएंगे, पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम के बाद इंडियन मानसून, यानी कहने का मतलब भारतीय मानसून का उद्गम एवं क्रियाविधि, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, इस वर्ष क्या मानसून की स्थिति रहेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। मृदा, भारत में मृदा अपरदन की समस्या तथा उनका वितरण, सॉयल एंड प्रॉब्लम एंड रेमेडी ऑफ इरोजन ऑफ इंडियन सॉयल, और लास्ट में यहाँ किया लिया गया वेजिटेशन यानी वनस्पति। तो इन पर भी चर्चा होगी। वनस्पति वाले में जो रिपोर्ट 1 की आई है वो, और साथ में जो वाइल्ड लाइफ की स्थिति है उसको भी यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये पोर्शन हमारे पास आ गए किसके, भारत के भूगोल से, भूवैज्ञानिक इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हिमालय से लेकर सारा तथ्यों को हम लेंगे, हिमालय, महान मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह। क्लियर। अपवाद तंत्र का पूरा तथ्य लिया जाएगा, भारतीय मानसून के संदर्भ में पूरा तथ्य आएगा। इसके बाद मृदा की समस्याएं, और लास्ट में क्या लेंगे, वेजिटेशन अर्थात वनस्पति। तो भारत के प्राकृतिक पहलू में 6 टॉपिक आपके पास हैं। इसके बाद है मानवीय पहलू। तो मानवीय पहलू में आदिवासी क्षेत्र, ट्राइबल रीजन क्या आया, आदिवासी क्षेत्र और उनकी समस्याएं, ट्राइबल रीजन एंड देयर प्रॉब्लम्स, अंतर्देशीय परिवर्तन, इंटर स्टेट माइग्रेशन, जैसे उत्तर भारत से बहुत लोग, जैसे अपने झारखंड की अगर बात करूं, मैं अपने झारखंड की बात करूं तो हमें पता है कि जनजातीय क्षेत्र है और हमें अपनी वेदना भी पता है, अपने झारखंड की वेदना भी पता है। क्या वेदना है, सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन वहाँ, प्राकृतिक संसाधन वहाँ, फिर भी हम गरीब हैं। तो हम क्यों हैं कि मौलिक जाति है भारत की और हम ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स की समस्याएं क्या हैं, कौन कौन से ट्राइब्स हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो मूलभूत समस्याओं पर कॉन्सेप्ट के साथ, व्यवहार के साथ और फैक्ट के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे ट्राइबल स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन फिर भी परिस्थिति क्या है, विषम है। क्यों है, इस पर चर्चा आपसे होगी। क्लियर। इसके बाद अंतर्देशीय प्रव्रजन की बात कर रहा तो क्यों वहाँ पर गरीबी है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके कहाँ चले गए, इंडस्ट्रियल रीजन्स में, या तो फिर जो बड़े बड़े हमारे क्या हैं
मेट्रोपोलिस हैं, मेगालोपोलिस, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, कोलकाता चले गए, तो उनकी समस्याएं क्यों कि जीवन का आधार वहाँ नहीं है। और लोग देखते कैसे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। कहने का मतलब झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लोग देखते कैसे हैं, संसाधन विहीन के रूप में देखते हैं, लेकिन सबसे संसाधन झारखंड और इन क्षेत्रों में है। तो माइग्रेशन का कारण क्या है, तो व्यवहार को भी देखेंगे, फैक्ट को भी देखेंगे। इसके बाद है जनसंख्या वितरण। भारत में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सघनता, डेंसिटी और वृद्धि यानी ग्रोथ। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी यानी ग्रोथ। इसके बाद जनसंख्या की समस्याएं और नीतियां, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉलिसी, तो मानवीय पहलू में ये हो गया, ठीक। इसके बाद हम लेंगे साधन, संसाधन या साधन, तो जो मौलिक तथ्य ये दिया गया, भूमि, खनिज, जल, जीवी, समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग, कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ लैंड, मिनरल्स, वाटर, बायोलॉजिकल, बायोटिक एंड मैरीन रिसोर्सेज। इसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी समस्या, उनका समाधान, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रॉब्लम एंड रिमेडी। इसके बाद एग्रीकल्चर को इन्होंने डाइवर्सिफाई किया। एग्रीकल्चर में हमें क्या पढ़ना है, इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई के साधन, फसलों की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप, फसलों का संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद भूमि उपयोग संबंधी नीति, लैंड यूज पॉलिसी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी। इसमें रूरल इकोनॉमी में पशुपालन को भी लेना है। क्या लेना है, पशुपालन को। देखें थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, ठीक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन। इसके बाद सामाजिक वानिकी, घरेलू उद्योग और भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। तो इतने पॉइंट्स को हमें क्या करना है, लेना है। एक बार और देख लें थोड़ा बड़ा करके कि कृषि के अंतर्गत हमें क्या लेना है, इरिगेशन, सिंचाई, फसलों की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप्स, फसलों का संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। इसके बाद है भूमि प्रयोग संबंधी नीति, लैंड यूज पॉलिसी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री एंड घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके साथ साथ आ जाएगा आपके पास भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। घरेलू उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्री भी हम कर लेते हैं। इसके बाद उद्योग के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो क्या देखते हैं, औद्योगिक विकास का इतिहास। भारत में उद्योग का विकास किस आधार से हुआ, तो इस पर खूब चर्चा होगी। फिर स्थानीयकरण के कारण, कॉजेज ऑफ लोकलाइजेशन, इन लोकलाइजेशन के लिए क्या क्या कारण है। इसके बाद खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रियन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड वन आधारित उद्योग, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके बाद औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीकरण, इस औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीकरण, इनको हमें लेना है। इंडस्ट्रियल रीजन एंड रीजनलाइजेशन, इन पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो ये स्थिति हमारी किसकी हो गई, साधन की। तो साधन में इतने टॉपिक लेने, थोड़ी सी ये टॉपिक क्या होगी, कॉम्प्रहेंसिव हो गई। लेकिन एक एक पर हम क्या करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परिवहन और व्यापार, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के अंतर्गत 3 उप टॉपिक हमारे पास आ रही हैं। कौन कौन सी टॉपिक हैं, देखें। टॉपिक नंबर 1 क्या है, सड़क, सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों की व्यवस्था ने, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग की व्यवस्था। तो अभी इस सरकार ने तो सड़कों की खूब जाल बिछा दी, तो हमें नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे को क्या करना होगा, विधिवत याद करना होगा। रेलवेज एंड जल मार्ग की व्यवस्था, अगर राष्ट्रीय जल मार्गों की बात करें, नेशनल वाटरवे की बात करें, तो नंबर 6 तक की बात हो चुकी है, जिसको मैप के द्वारा आपको विधिवत समझाया जाएगा। इसके बाद अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इंट्रा रीजनल ट्रेड। इसके बाद गांव में बाजार केंद्रों की भूमिका, रोल ऑफ मार्केट सेंटर इन विलेज, इनकी भी बात होगी आपसे आराम से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे, बस्तियां, सेटलमेंट, इंडियन सेटलमेंट की बात होगी। तो इंडियन सेटलमेंट में क्या है, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। क्या लेंगे, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट।
ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप। इसके बाद है भारत में नगरीय विकास तथा उनकी समस्याएं, अर्बन डेवलपमेंट एंड देयर प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके बाद है भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टाउन्स, नगर आयोजना, टाउन प्लानिंग, गंदी बस्तियां, नगरीय आवास, अर्बन सेटलमेंट, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति, नेशनल अर्बन पॉलिसी। तो ये सारे के सारे तथ्यों को हम क्या करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी 7 टॉपिक हमारे पास है। इन टॉपिक्स को आप देखें, इन पर विधिवत चर्चा होगी, वीडियो जाएगी, क्लास जाएगी, कहने वीडियो जाएगी, नोट जाएंगे, टेस्ट जाएंगे, लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हम देखें क्षेत्रीय विकास तक आयोजना, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, 3 टॉपिक है। भारत में पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इसके बाद बहुस्तरीय आयोजन, जिला, राज्य, जिला, खंड स्तर, 3 स्तर पर होगा। मल्टी लेवल प्लानिंग, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पर बातें होंगी। भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय असमानताएं, विषमताएं क्या है, इनसे कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई, तो इन पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम झारखंड का भूगोल, सेकेंड सेक्शन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी आ गया। अभी इंडियन ज्योग्राफी भी बात की, अब हम अपने झारखंड की बात करेंगे कि झारखंड का भूगोल। तो झारखंड के भूगोल की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी उसी तरह से 4 सेक्शन हमारे पास आ गया मौलिक रूप से। पहला है प्राकृतिक विभाग, फिजिकल सेटिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मेजर मिनरल्स, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग और झारखंड की जनसंख्या। अब इनमें क्या क्या सब टॉपिक दिया गया है कमीशन के द्वारा, उसको देखते हैं। देखें, प्राकृतिक विभाग में, प्राकृतिक विभाग एक तरह से जब प्राकृतिक विभाग की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम अनेक तथ्यों को लेंगे। कौन कौन से तथ्य, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की स्थलाकृतिक संरचना, उसी के अंतर्गत नदी वगैरह भी ले लिया जाएगा। ये सारा कार्य हम मैप के द्वारा करेंगे जिसमें आपको कोई परेशानी न हो। पहला क्या है, प्राकृतिक फिजिकल सेटिंग हो गया। इसके बाद मृदा समूह, सॉइल ग्रुप। तीसरे पर क्या है, वन अर्थात फॉरेस्ट, जलवायु अर्थात क्लाइमेट, सिंचाई अर्थात इरिगेशन, कृषि का प्रारूप, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद है सूखा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र की समस्याएं एवं समाधान, प्रॉब्लम एंड रेमेडी ऑफ ड्राउट एंड ड्राउट प्रोन रीजन, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ ड्राउट एंड ड्राउट प्रोन रीजन्स। इनकी चर्चा हम करेंगे विधिवत अपने झारखंड के भूगोल में। और ये सारा कुछ क्या होगा, मैप के द्वारा, अधिक से अधिक भाग हम मैप के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए क्या सुग्राह्य हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, क्लियर। इसके बाद फिर हम आएंगे प्रमुख खनिज। तो अपना झारखंड तो खनिजों का भंडार है, शायद ही विश्व का कोई खनिज हो जो यहाँ नहीं मिलता हो, शायद ही, क्योंकि हम किस पर बसे हुए हैं, किस पर बसे हुए हैं, छोटा नागपुर का पठार है और अपनी राजधानी रांची किस पर क्या है, बैथोलिथिक पार्ट है। पूरा रांची अपना किस पर बसा हुआ, बैथोलिथ पर बात होगी आपसे। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, आयरन, लोहा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आयरन, लोहा। इसके बाद तांबा, कापर की बात करनी है। फिर बॉक्साइट की बात करनी है। बॉक्साइट के बाद अभ्रक बोलें तो माइका, और फिर कोयला अर्थात कोल की बात करनी। तो 5 मेजर खनिज पर हमें बात करनी है और इनके भी क्षेत्र को थ्रू मैप के द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे, सारे तथ्यों को अपन याद कर लेंगे, क्लियर। इसके बाद प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की शुरुआत जो पहली दी गई, लौह इस्पात। तो जो मौलिक लौह इस्पात उद्योग है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, 1907 में झारखंड के साकची में, जो आज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है, स्थापित किया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा। टिस्को क्या स्थापित किया गया, टिस्को। तो चर्चा होगी इसके साथ साथ अन्य उद्योगों पर झारखंड में। फिर सीमेंट उद्योग, इसके बाद एल्युमिनियम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, लाह उद्योग, यानी लाख जिससे बनाते हैं। इसके बाद रेशम उद्योग। इसके बाद प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक विकास की संभावनाएं, अर्थात आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, लाह उद्योग, लाह इंडस्ट्री, रेशम सिल्क इंडस्ट्री, यानी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक हमारे उद्योग के अंतर्गत आ गए। इसके बाद झारखंड की जनसंख्या, तो झारखंड की जनसंख्या की वितरण और समस्याएं पहले नंबर 1 पर दिया गया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम, झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन और उनकी समस्याएं और समाधान। स्टडी ऑफ मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडी। क्लियर। इसके बाद है नगरीकरण का प्रारूप, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये झारखंड की जनसंख्या में 3 टॉपिक उप टॉपिक हमारे पास हैं जिसके संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद विश्व का भूगोल, ये बृहद एक तरह से प्रादेशिक भूगोल है। तो इसमें पहली टॉपिक हमारे पास क्या आ रही है, प्राकृतिक क्षेत्र, कॉम्प्रहेंसिव रीजनल रीजन। फिर विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्री। इसके बाद है विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब इनमें क्या क्या मैटर हमें प्रोवाइड कराया गया है, उप टॉपिक क्या दी गई, इसको हम देख लेते हैं। तो देखें सबसे पहले बृहद प्राकृतिक प्रदेश। तो बृहद प्राकृतिक प्रदेश एक तरह से बायोम है। यहां मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्स करा दूं प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें बायोम्स, बायोडायवर्सिटी के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी सारे के सारे, और खूब विधिवत आपको मैप के द्वारा इसको कराऊंगा। ठीक। जिसमें क्या हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विशेषताएं, आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेस एंड मानव अनुकूलन, ह्यूमन एडॉप्टेशन की किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं, मानव की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और उनकी ह्यूमनिस्टिक एक्टिविटी क्या, उनका प्रारूप क्या है। क्लियर। तो ये हो जाएगा बृहद प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्रहेंसिव नेचुरल रीजन। इसके बाद हम लेंगे विकसित देशों का क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के जो देश हमारे पास दिख रहे हैं, एक है कनाडा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, पश्चिमी यूरोप के देश लेंगे, रसिया लेंगे, इसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये यहाँ भी 7 कंट्री हैं जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ तो विशुद्ध रूप से मैप से मैं स्टडी करवा दूंगा, और मैप को ध्यान में रखोगे तो कोई भी फैक्ट भूलने वाला नहीं है। क्लियर। कनाडा, यूएसए, पश्चिमी यूरोप, रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्रादेशिक भूगोल का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जिसमें हम क्या लेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, चाइना अर्थात चीन, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। 5 यहाँ सेक्शन है, लेकिन इनमें कई पार्ट आएंगे, कई देश दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आएंगे। तो इन पर हम क्या करेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे थ्रू मैप। इसके बाद है भौगोलिक विश्लेषण की तकनीकी। विश्लेषण में ये थोड़ा सा हम सुधार लेंगे, विश्लेषण टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें हमें ये कार्टोग्राफी है। इसको, इस सेक्शन को देखकर बच्चे आप काफ़ी संवेदनशील इसमें भी हो जाते हैं, बोलते हैं कार्टोग्राफी समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर वही बात, व्यवहारिकता के साथ आपके साथ क्लासरूम प्रोग्राम जाएगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के साथ साथ चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और आसानी से इस सेक्शन को कर लोगे। और इस सेक्शन से जितने क्वेश्चन आएंगे वो अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो 100% वहाँ पर आप रिजल्ट देने वाले हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मैप, मानचित्र। इसके बाद मैप के पास क्या है, डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स लेंगे। प्रोजेक्शन, जिससे खूब क्वेश्चन आते हैं, 17-18 प्रकार के प्रोजेक्शन करा देंगे आराम से, और बहुत अच्छी तरह से आएंगे, और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके बाद दूरस्थ संवेदन भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो मैप के अंतर्गत स्केल यानी मापनी, स्केल को क्या बोलते हैं, मापनी, प्रकार और उपयोग। मापनी क्या है, उसका प्रकार। टाइप्स ऑफ मैप भी करवा देंगे पूरा। ठीक। इसके बाद डायग्राम में टाइप्स एंड यूज, जितने भी डायग्राम्स हैं, नोट्स भी, क्लास भी होगी, नोट्स भी जाएगा, क्वेश्चन भी जाएगा। इसके बाद प्रक्षेपण या प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, प्रकार, विशेषताएं, उपयोग। इसके बाद दूरस्थ संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली अर्थात रिमोट सेंसिंग, सेटेलाइट्स करने के बाद रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS के अंतर्गत हम क्या कराएंगे, एरियल डायग्राम कराएंगे, आकाशीय चित्र, कल्पना और GIS। तो ये समग्र आपका सिलेबस है।
अब इस सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब हम भूगोल की सिलेबस की बात करते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास आ चुका है। तैयारी करें, और जो भी बुक आप ले रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कहने का मतलब सिलेबस आपका संशोधित सिलेबस है। तो बड़ी बड़ी किताबें लेंगे तो डिटेल पढ़ने की कोशिश मत करो। कोई अगर अपने से आप तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक ले रहे हो, तो आराम से टेक्स्ट बुक पढ़ो, और गाइड कभी ज़िंदगी में मत पढ़ना। शुरू की क्लास में बताया कि शॉर्टकट से कभी भी परीक्षा पास नहीं कर सकते हो, भीड़ का हिस्सा बन सकते हो। हाँ, कि जितने लाखों बच्चे तैयार कर रहे हैं राजधानी में बैठकर या अन्य नगरों में, तो उनकी भीड़ का हिस्सा कि आप भी तैयारी करो, सेटिस्फैक्शन है। लेकिन हमें क्या करना है? रिजल्ट। तो हमें रैबिट रन नहीं करना है, हमें टॉर्टोइस क्या करना? वॉक करना। हमें खरगोश की दौड़ में शामिल नहीं होना, हमें कछुए की चाल में शामिल होना है। ध्यान रखें। तो इसमें टेक्स्ट बुक हर पार्ट की है, और अथेंटिक टेक्स्ट बुक लो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। और सारी चीज़ें जो इस प्रोग्राम को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, तो इसका मूल आधार ये है कि जो बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो, भूगोल के माध्यम से उन सब का सिलेक्शन हो जाए। और जो क्लास हमारी चलेगी किस प्रकार से चलेगी, क्या होगा? तो ऑनलाइन क्लासेज, इसमें वीडियो आपके पास जाएगी, समग्र नोट्स जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जाएगा, और लास्ट में क्या होगी? टेस्ट सीरीज होगी। वीडियो, नोट्स, टेस्ट और टेस्ट सीरीज। अब क्लास का प्रारूप क्या होगा? तो कुछ डायमेंशन आप देख सकते हो। क्लास के अंत में जो हमारा ऐप है अस्तित्व, जैसे आप देख रहे हो नीचे अस्तित्व लिखा गया है, ये ऐप अस्तित्व का होगा। इसको डाउनलोड करोगे और उसमें इस क्लास के लास्ट में लिंक दे दिया जाएगा ऐप का, तो उसको डाउनलोड करें। वीडियो के अंत में जो हम आपसे बात करें, लास्ट में क्या जाएगा? लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक से आप उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए जो नंबर हैं आपके पास, यहाँ पर जो दिया गया नंबर आपके पास है, देखें 9460345178 या फिर 7014165920, इस पर कॉल कर लें, बात कर लें। या तो फिर इंस्टाग्राम भी है, तो उस लिंक को भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब लास्ट में सारे लिंक दे दिए जाएंगे, उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ सारी सूचना दे दी जाएगी। यदि कोई आपको दुविधा है, परेशानी है, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑल इंडिया लेवल पर या अपने झारखंड से देख रहे हो, तो इन पर कॉल करो। कभी कभी क्या होता है कि क्लास में होने के नाते कॉल आपकी रिसीव नहीं की जाती है, लेकिन अगर मिस कॉल है तो यहाँ से क्या होगा? कॉल चली जाएगी। या तो आप व्हाट्सएप या तो ऐसे जो भी सिस्टम उस पर मैसेज कर दें, आपके पास क्या हो जाएगा? आपसे बात हो जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप करेंगे, वीडियो के लास्ट में सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं आपसे कि जो क्लास होगा, क्योंकि बाकी जो क्लास लिंक वगैरह, जो वीडियो वगैरह की बात है, वो तो टेक्निकल टीम हैंडल करती है, अपने हिसाब से करेगी। लेकिन कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है, क्योंकि वो व्यक्तिगत देखा जाता है। प्रोफेशनली तो है, प्रोफेशनल हर लोग होते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत उस पर हम लोग काम करते हैं। क्लियर? इस तथ्य को क्लियर कर ले। अन्य जो क्लासरूम प्रोग्राम है उनसे अलग ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब क्लास का अप्रोच क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़, तो क्लास का अप्रोच ये होगा कि भूगोल एक संकल्पनात्मक विषय है, संकल्पना है, व्यवहार है। रात दिन हम भूगोल को देख रहे हैं, जी रहे हैं। अब झारखंड में तो पूरा का पूरा भूगोल हमारे सामने चल रहा है। क्या मिनरल्स हैं, क्या सॉयल है, क्या वन है, क्या जनजाति और जनजातियों की समस्याएं। तो जीवित रूप से हमें भूगोल दिखाई दे रहा है, लेकिन विषय के रूप में हमें किसे देखना है, कैसे देखना है? तो क्लास का आधार 3 होगा। पहला, संकल्पना आपको बहुत विधिवत तरीके से समझाई जाएगी, मीन्स कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, देन कॉल मी, आप कॉल करो, मुझसे बात करो। हर प्रॉब्लम को मैं व्यक्तिगत स्तर पर क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा,
उसको सॉल्व करूंगा, उसका क्या मिलेगा, एक तरह से हल आपको मिल जाएगा। तो पहले संकल्पनात्मक, इसके बाद उस संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर आपको समझाया जाएगा। व्यवहारिक स्तर पर जो आसपास हमारी परिघटनाएं होती हैं, उन परिघटनाओं को कोऑर्डिनेट करते हुए संकल्पना को समझाएंगे। तो संकल्पना को समझाना, व्यवहारिक स्तर पर समझाना, और तीसरे नंबर पर तथ्य। तथ्य बोले तो फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और प्रस्तुत करने के बाद उस तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे कि सारे फैक्ट आपको यहां पर अंकित हो जाएं। क्लियर? तो किस आधार पर हम चलेंगे, एक तो वीडियो जा रही है, नोट्स जा रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट जा रहा है, टेस्ट सीरीज। अब सवाल है कि यहां पर कैसे जाएंगे। तो क्लास के दौरान मैं बात करूंगा कि 100% टॉपिक्स को, फैक्ट्स को, अर्थात संकल्पना को और फैक्ट को कैसे याद करोगे, यहां पर रख पाओगे। तो क्लास के दौरान आपसे खूब बात होगी, लगभग हर क्लास में मैं बात कर लूंगा आपसे, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ने के साथ आप देखो कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, और संकल्पनात्मक विकास कैसे होता है, उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लेते हैं, और तथ्य को कैसे याद करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का स्वरूप ही है कि तथ्य को हमें याद करना। परीक्षा चाहे जो भी हो, स्टेट पीएससी से दे रहे हो, स्टेट बोर्ड से दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भूगोल पढ़ना है आपको, खूब जमकर पढ़ें, खूब तथ्यों को याद करें, और तथ्य याद कराने का तरीका क्लास के दौरान आपके सामने एकदम प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और कोर्स आपका 100% जाएगा। ये वीडियो जाएंगे, सारे वीडियो तैयार हो रहे हैं, आपके सामने चले जाएंगे। जब इच्छा हो, जैसे इच्छा हो, आप देखो और पढ़ो। बाकी टेक्निकल टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो अच्छी तरह से आप करें, और इस कामना या आशा के साथ कि सिलेबस को देखो, समझो, और इस परीक्षा में जो भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रतियोगी इसमें शामिल हो रहे हैं, आप शामिल हो रहे हो, आप स्टूडेंट हो, हमारे बच्चे के समान हो, आप परिश्रम करो और सफल हो जाओ। हमारी आशा यही है, हमारी मतलब कि एक तरह से इच्छा है, आशा नहीं इच्छा है, कि आप परिश्रम करें और सफल हो जाएं, और भविष्य के एक अच्छे टीचर बने। टीचर बनने का मतलब ये होता है, अक्सर मैं क्लासरूम प्रोग्राम में जो फिजिकल क्लास होती है बच्चों से मैं कहता हूँ, सफल होना असफल होना अलग अलग मायने हैं। लेकिन सफल हो जाओ बहुत अच्छा, असफल भी हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। ऐसा इंसान जो अपने परिवार का की रक्षा करे, अपने परिवार की देख रेख करे, समाज की करे, राष्ट्र की करे। अगर उस लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो विश्व की भी रक्षा करो। तो एक अच्छे इंसान, नेक इंसान बनने की कोशिश करें। तो इसके साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं। अपना ख्याल रखें, और समय के साथ कदम से कदम मिलाने की, कहने का मतलब कि अपना ख्याल रखें और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी सफलता मिलेगी। समय से कभी पीछे न रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।